तो here we go, my recording has started. I'm finishing that past paper जो हमने कल start किया था. Not this. मैंने कहाँ रखा था, अभी खोला था 1 मिनट पहले मैंने, नहीं शायद दोबारा बंद कर दिया था. चले मैं जल्दी से मैं भी देखा था ये. यस नो, चले मैं जल्दी से देखता हूँ, यहाँ पे कहीं पड़ा होना चाहिए. May June 19 question paper 32, and if it's not here I have to. Somehow I just saw it a moment ago. शायद मैंने बंद कर दिया था. चले मैं जल्दी से निकाल रहा हूँ आपके ग्रुप में से, अपना इंटरनेट से. ये वही पास पेपर्स हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, 6. उन्हीं के एमसीक्यूज के पेपर्स हैं. तो अब शाबाश, स्पीड लगा दो और बड़ा अच्छा कर दो. May June 19 क्वेश्चन पेपर 32. और इसकी हम चलिए इसको डाउनलोड करना पड़ेगा. मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने March 19 तो नहीं खोल दिया था. हाँ, March 19 खोल दिया था. May June 19 क्वेश्चन पेपर 32. जी, उसकी मार्क स्कीम है, पहले ये डाउनलोड कर लेते हैं. और somebody else is looking to join us. Ali Ahmed. Assalamu alaikum Ali. Marine, where is your bro? सर वो घर में नहीं है, नहीं किसी करते काम से. ओके ओके, श्योर श्योर. ओके, ये है जी समर 19 क्वेश्चन पेपर 32 जो हम कल कर रहे थे. और इसको भी मैं सेव ही कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में ऐसा नहीं हो. राइट, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. हमने 18 क्वेश्चंस कर लिए थे जो कल बच्चे नहीं थे, प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा. और अब मैं 19 पे जा रहा हूँ. ये थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे, मैक्रो के हैं. अगर रिवीजन की हुई है तो फिर ये बहुत आसान होते हैं. दे आर एक्सट्रीमली ईजी अगर रिवीजन की हुई है. नंबर 19 जी, व्हाट्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम मेजरमेंट. बहुत ईजी है. नेशनल इनकम में हम अर्नड इनकम शामिल करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह. तो देखो बी सी डी रिजेक्ट हो रहे हैं. एज रिलेटेड पेंशंस, पेंशनर्स ने हमारे करंट जीडीपी में, करंट नेशनल इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया. आज से 15-20 साल पहले उन्होंने किया था, लेकिन अब हम उसको शामिल नहीं करेंगे अपनी नेशनल इनकम में. बच्चों टोटली क्लियर? पहले चैप्टर में ही आपके ना, जब हमने किया था 3 मेजर्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, उसी में हमने अर्नड इनकम सिर्फ काउंट करते हैं, अनअर्नड को काउंट नहीं करते. नंबर 20 जी. ये बड़े बोरिंग होते हैं. लेट्स सी, we'll have to make it smaller, even smaller. Even smaller, even smaller. ओके जी, बड़ी मुश्किल से अब ये पूरा आ रहा है स्क्रीन में हमारी. जी, द ग्राफ शोज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एंड इट्स कंपोनेंट पार्ट्स फॉर जिम्बाब्वे. ठीक है, 3 हिस्से हैं जी. एजुकेशन इंडेक्स, जिसमें एक 25-year-old बंदा कितने साल स्कूल गया, उसकी स्कूल अटेंडेंस एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कितने साल एक न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेक्ट कर सकता है जिंदा रहना. दूसरा हिस्सा उसको 1/3 दोनों को देंगे. GNI पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड, इसको भी हम 1/3 देंगे. अब वो पूछ रहा है बिटवीन 2005 एंड 10 विच कंपोनेंट ऑफ HDI हैव कंपैरेबल चेंजेस टू इट्स ओवरऑल चेंज. ओवरऑल HDI का बिहेवियर देखिए, वो कह रहा है जी बिटवीन 5 एंड 10. हाँ बेटे देखिए, बताएं. सर डी है. कुछ देखने दो. 5 एंड 10 में HDI बढ़ा है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि कौन कौन से जो हैं वो कंपैरेबल है. नहीं बेटे, GNI तो जो है स्लो स्पीड में बढ़ रहा है. सो आई वुड नॉट बी वेरी कीन ऑन पिकिंग GNI. GNI पर कैपिटा एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है. अच्छा, 5 to 10 GNI भी बढ़ा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ और एजुकेशन इंडेक्स भी बढ़ी है. लेट्स सी. मुझे टू ऑप्शन बी ज़्यादा बेहतर लग रही है, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सर ऑप्शन बी बोला था आपने.
तो मुझे लगा था पूछा कि डिफरेंट पैटर्न किसका है। कंपैरेबल, ठीक है ना, तो हैज टू बी बी। सब बच्चों को समझ आ गया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी और एजुकेशन भी उसी तरह बढ़ी है जैसे ओवरऑल एच बढ़ा है, जबकि दूसरा जो पार्ट था GNI वो थोड़ी देर के लिए गिरा है और फिर उसके बाद ज़रा स्लोली ऊपर किया है, ठीक है, तो आई थिंक इट हैज़ टू बी बी। सब बच्चों को क्लियर है? प्लीज़ बता दें, कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट, नंबर 21, what makes it possible for the increase in real national output to exceed the increase in labor productivity? वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन से एडजस्ट की हुई हमारी रियल नेशनल आउटपुट जो है वो क्यों तेजी से बढ़ेगी कंपेयर टू लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शंस देखते हैं जी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन टोटल अर्निंग्स, ठीक है। लेट्स गो थ्रू इट अगेन। व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द इंक्रीज इन रियल नेशनल आउटपुट, यानी हमारा नेशनल आउटपुट जीडीपी जो है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद वो तेजी से बढ़े कंपेयर टू लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी आउटपुट पर वर्कर, आउटपुट प्रोड्यूस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। क्यों ऐसा होगा? एम्प्लॉय, हाँ जी, जी बच्चों बी अभी आंसर होगा। ए भी पॉसिबल है। लेट्स सी, इन्फ्लेशन रेट तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये रियल नेशनल आउटपुट है, वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई से आउटपुट बढ़ सकती है, पॉसिबल है। इंक्रीज इन टोटल अर्निंग्स, नो दैट्स नॉट द केस। इंक्रीज इन मनी सप्लाई और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, लेबर प्रोडक्टिविटी स्लो बढ़ी है, नेशनल आउटपुट तेज बढ़ी है, मस्ट बीन मोर वर्कर्स वर्किंग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सब बच्चों को समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ये बड़े बाय डेफिनेशन से होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। सिर्फ रिवीजन हुई हो कोर्स की तो कोई वजह नहीं है कि आप इसको सही तरह ना कर सको। नंबर 22, ये कह रहा है जी, टेबल शोज एनुअल परसेंटेज चेंज इन चाइनाज जीडीपी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स बिटवीन 6 एंड 12। जीडीपी दिया हुआ है, ओवरऑल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डेट, एक्सपोर्ट्स, उसके चार हिस्से एग्रीगेट डिमांड यानी जीडीपी के। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट चाइनाज इकोनॉमी बिटवीन 6 एंड 12? तसल्ली से देखते हैं जी। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन से ही एलिमिनेट होती हैं। चाइनाज करंट अकाउंट वाज इन सरप्लस मोर years than it was in deficit। लेट्स सी जी, नेट एक्सपोर्ट्स 1 2 3 4 years में सरप्लस है और 3 years में डेफिसिट है, यही ऑप्शन ठीक होनी चाहिए और आगे जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहो तो बाकी जस्ट गो थ्रू इट। China's economic rate of growth fell in more years than it rose। जीडीपी 12.7 है, परसेंटेज चेंज दे रहा है, फिर 14.2 पे गया है, फिर 9.6 डज नॉट मीन जीडीपी हैज फॉलन। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो बढ़ रही है, अगले साल सिर्फ 9.6% इंक्रीज आया, फिर 9 में 9.2%, सो फॉल नहीं हुआ। समझ आ रहा है बेटे, वो इन्फ्लेशन वाला सीन ही है ये, वरना बच्चे ये ऑप्शन ले लेते हैं। कोई कंफ्यूजन मेरे बेटा यहाँ पे मुझे बताएं, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं 2006 में 12.7% इंक्रीज आया है नेशनल जीडीपी में, 7 में 14.2 स्पीड से बढ़ा है, और 2008 में 9.6 बढ़ा है लेकिन स्लो स्पीड से, गिरा नहीं है जब तक माइनस नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, उसी को लेके हम आगे चलते हैं। नंबर सी क्यों नहीं है? चाइनाज ग्रोथ वाज ग्रेटर ओवरऑल इन कंज्यूमर गुड्स देन इन कैपिटल गुड्स। देख लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स को देखने के लिए हमें कंजम्पशन देखनी पड़ेगी और कैपिटल गुड्स को देखने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी। नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है कंपेयर टू कंज्यूमर गुड्स की कंजम्पशन, तो ये रिजेक्ट हो गई। चाइना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रोज एट अ डिक्रीजिंग रेट, नहीं, 6 से 7 इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है और 8 to 9 डिक्रीजिंग रेट पे, फिर 9 to 10 इंक्रीजिंग रेट पे, फिर 10 to 11 डिक्रीजिंग रेट, 11 to 12 डिक्रीजिंग रेट, तो मुसलसल ऐसा नहीं हुआ। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू, अब देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो सबको आनी चाहिए, तो एनी वन आंसर दिस। 23rd, व्हाट इज अ कॉज ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? ऑफ सीजन में वर्कर्स को रिडंडेंट किया जाता है, वजह क्या है?
Option A. No, that is demand Same. deficient. ए मींस एग्रीगेट डिमांड गिरी है, वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखनी है। गो थ्रू द ऑप्शंस तसल्ली से। लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स स्ट्रक्चरल है। सी किसने बोला है? सर मैंने बिल्कुल मोमेंट सही है। टेम्पररी चेंज इन द पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। गर्मियों में हम पहाड़ों पे जाते हैं, सर्दियों में उतने नहीं जाते, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में टेम्पररी चेंज आया है, जिसकी वजह से वर्कर्स को निकाल दिया गया है। सीजन बेस्ड जॉब्स थी, सीजन बेस्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर था। अनविलिंगनेस टू वर्क, ये जियोग्राफिकल इमोबिलिटी है। लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स इन द वर्क फोर्स, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजिकल उसका हिस्सा। और जनरल डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, जब पूरा एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। सीजनल मींस एक खास इलाके में सीजन की वजह से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर स्विच हुआ है। बच्चों समझ आ गया? नंबर 24, which row correctly identifies leakages from a country's circular flow of income। ये चैप्टर मैंने आपको करवाना है, और ये मैं सब मॉक के बाद आपको ये 2 क्लासेस में ये क्लियर हो जाएगा। इसकी वीडियोस भी पोस्ट करूंगा, पहले देख लेना ताकि हमारी 2 क्लासेस में हो जाए, और फिर ओलिगोपोली को भी जनरली जल्दी से देख लेंगे। 24 क्या कह रहे हैं जी? विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज लीकेजेस फ्रॉम अ कंट्रीज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शंस क्या हैं फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी में? इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन को नहीं मानते क्योंकि वो ओरिजिनल है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स, लीकेजेस क्या है? सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। वो कह रहा है विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज लीकेजेस फ्रॉम अ कंट्रीज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब विड्रॉल ज्यादा हो, लीकेजेस ज्यादा हो इंजेक्शन से, सो कहां पे बात सही हो रही है? सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होना, क्या लीकेज बनती है? तीन इंजेक्शन हैं, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स। तीन विड्रॉल्स हैं, लीकेजेस हैं, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। जब विड्रॉल ज्यादा हो, लीकेजेस ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट से, इंजेक्शन से, तो वो लीकेज बन जाती है, सर्कुलर फ्लो से मनी निकल जाती है। तो मुझे बताएं, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, क्या एक विड्रॉल बन रहा है, लीकेज बन रहा है? यस। टैक्सेस ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्या एक विड्रॉल बन रहा है? गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रही है हमसे, हमसे पैसा ज्यादा ले रही है, हम पे स्पेंड कम कर रही है। यस और नो? यस सर। यस। ट्रेड सेक्टर एक्स ग्रेटर देन एम, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो इंजेक्शन बन रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है, तो वो नो बन जाएगा, ऑप्शन डी। समझ आ गया मेरे बच्चों? यस सर। वी हैव सम वर्क कट आउट आफ्टर द मॉक्स। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, छुट्टियों के मोड में ना चले जाइएगा, विल टेक अ क्लास एवरी डे, ओके? नंबर 25, आई नो दिस इज द सेम यूनिट, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट, क्लोज्ड इकोनॉमी का वर्ड मतलब नो इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रही। नो गवर्नमेंट मींस पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो बाकी बच गया प्राइवेट सेक्टर, उसके दो हिस्से, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये दो सेक्टर्स बच गए, ठीक है? गवर्नमेंट नहीं है, टैक्सेशन नहीं है। इनिशियल इनकम इज $5,000 million। All savings are carried out by consumers who save 20% of any additional income received above 5,000 million. Firms plan to invest 1,000 million। ठीक है जी, उसने हमें तीन इंफॉर्मेशन दी है। टू सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है क्योंकि क्लोज्ड है, गवर्नमेंट नहीं है इसलिए टू सेक्टर बन गई, हाउस होल्ड एंड फर्म्स रह गया, प्राइवेट सेक्टर बस। इनिशियल इनकम उसने बताया $5,000 million थी। सेविंग कर रहे हैं जी, हर एडिशनल डॉलर का 20% यानी 20 सेंट सेव कर देते हैं, 80 सेंट कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है? फर्म्स ने $1,000 की इन्वेस्टमेंट प्लान की है। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर इज दिस बच्चों, कि जो भी इंजेक्शन नेशनल इनकम में आता है, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का या एक्सपोर्ट्स का, वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर जीडीपी को, नेशनल इनकम को बढ़ाता है। उसकी वजह क्या है? जब पहले 1,000 मिलियन स्पेंड होगा, कुछ लीक आउट हो जाएगा सेविंग्स के थ्रू, अगर टैक्सेस और इम्पोर्ट्स भी होती तो कुछ उसमें लीक आउट हो जाएगा, फिर बाकी का दोबारा इनकम जनरेट होगी, दोबारा स्पेंड होगा, तो ये कई सीरीज चलेगी जब तक वो टोटली लीक आउट ना कर जाए। इसको हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लायर को 1/1 माइनस MPC, या 1/1
MPW. What is MPW? Marginal propensity of withdrawal. एडिशनल इनकम का कितना विदड्रॉ हो रहा है, लीक हो रहा है। इधर वाहिद सेविंग है लीकेज, बिकॉज टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो हर डॉलर का 20% लीक आउट होगा। तो व्हाट इज MPW? 0.2। ठीक है, फॉर्मूला है जी 1/MPW, 1/0.2, 5 टाइम्स मल्टीप्लायर आएगा। 1000 मिलियन का इंजेक्शन जो है उसको 5 में मल्टीप्लाई करो तो 5000 में चला जाएगा, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 5। बच्चों समझ आया या एक बार फिर समझा दूं? ऑल्दो विल गो थ्रू द चैप्टर, नो वरी अबाउट इट, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता दें। ओके, इफ यू आर ऑल क्वाइट। ये आपने चैप्टर किया हुआ है जी, डिमांड फॉर मनी वाला, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वाला। द डायग्राम शोज अ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, यानी डिमांड कर्व फॉर मनी, representing the demand to hold money in relation to the rate of interest and money supply in an economy. The market is in equilibrium at interest rate R. If the government increases money supply, what will be the effect on interest rate? देखो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नीचे से परफेक्टली इलास्टिक हो गया, यानी लिक्विडिटी ट्रैप है। बॉन्ड्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, लोग कैश होल्ड करके बैठे हुए, इन्वेस्ट नहीं कर रहे बॉन्ड्स में फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। मनी सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट करो, इंटरेस्ट रेट पे कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं, मुझे बताइए। नो सर। नो इफेक्ट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटे सबको समझ आ रहा है? ओनली रिदा एंड मोमिना आर काइंड ऑफ पार्टिसिपेटिंग, द रेस्ट आर टोटली क्वाइट। ओके, अली ये देखिएगा मेरे साथ क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होती है जो फर्म कैपिटल गुड्स पे लगाती हैं, ठीक है। क्यों इन्वेस्टमेंट कम होगी एक कंट्री में? इनमें से चार में से कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है? कौन सी चीज बढ़े तो फर्म्स कम इन्वेस्ट करेंगी? सर सी। अगेन रिदा, वेरी वेल डन। लेकिन अली अहमद आपसे पूछा था बेटे, अली आर यू देयर? अच्छा, ही हैज लेफ्ट द मीटिंग, राइट। चले मैं देख लूं बच्चे कौन है, कौन कौन से, ठीक है। बच्चे ज़्यादा आए थे और कम रह गए। उमर गफूर भी हैं, अच्छा चले, लेट्स सी हु वेंट आउट, आई डोंट नो। अली अहमद के अलावा एक बच्चा शायद और भी था। ये देखिए वही लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बने हुए हैं, डिमांड कर्व फॉर मनी। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं जी। LP1 से LP2 पे शिफ्ट हुआ है। ये क्यों होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व? तीन मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन से मिलके बनता है। ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन को हम बोलते हैं एक्टिव बैलेंसेस, मुसलसल यूज हो रहे होते हैं, और स्पेकुलेशन को बोलते हैं आइडल बैलेंस, जो हम होल्ड करके बैठे हुए हैं कैश, कि जब बॉन्ड्स सस्ते हों, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो हम इन्वेस्ट करें। ये शिफ्ट क्यों होता है राइट पे? हमें अच्छी तरह पता है, इनकम चेंज होने पे, इनकम लेवल्स चेंज होने पे, और या प्राइस लेवल चेंज होने पे, या इंटरवल्स ऑफ पे चेंज होने पे। इनकम बढ़े तो ये राइट शिफ्ट होगा, लोग ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन के लिए अपने पास रखेंगे। प्राइस लेवल बढ़े, लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा डेली बेस की ट्रांजैक्शन के लिए या फ्यूचर की इमरजेंसीज के लिए। तो अब देखें इसमें व्हाट माइट हैव कॉज दिस शिफ्ट। आप में से कोई बच्चा मुझे बताओ, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम हुई है, इससे शिफ्ट होगा? सर बी। बी, अच्छा। इंक्रीज्ड पेसिमिज्म अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी, यस यू राइट अबाउट इट, ठीक है। इंक्रीज रियल नेशनल इनकम विल शिफ्ट टू द राइट। इंक्रीज्ड पेसिमिज्म, अगर फ्यूचर कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग ज्यादा मनी डिमांड, एक मिनट, इंक्रीज्ड पेसिमिज्म, तो क्या हम प्रिकॉशन के लिए ज्यादा पैसा रखेंगे? हम्म, लेट मी थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। अच्छा, इंक्रीज्ड पेसिमिज्म अबाउट फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी है, लोग फ्यूचर के बारे में अनसर्टन हैं, तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए ज़्यादा पैसा रखेंगे। आई थिंक इट्स ए। लेट मी जस्ट क्विकली चेक फ्रॉम द मार्क स्कीम। आई थिंक इट्स ए। एक सेकेंड जी, यहीं के मैंने सेव करके रखा था आपका ये। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे, कुछ याद है किसी को? लेट्स सी, ये था 28। ओके,
Let me quickly see. Scheme 32 28 जी। ए, अभी देखो वापस चलते हैं। बेटे देखो, इंसान की नेचर क्या है कि जब वो फ्यूचर के बारे में अनश्योर होता है ना, सेविंग शुरू कर देता है इमरजेंसीज के लिए। तो जो प्रिकॉशनरी मोटिव है उसके लिए लोग ज़्यादा पैसा होल्ड करना शुरू हो जाएंगे कि कल को पता नहीं हमारी इनकम्स गिर जाएं, कुछ ना कुछ तो सेव करके रखें। समझ आ गया? तो डिमांड फॉर होल्डिंग कैश विल इंक्रीज, शिफ्ट टू द राइट। सबको समझ आ गई बात या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ऑलराइट, रिवीजन नजर नहीं आ रही कुछ बच्चों की, प्लीज रिवाइज करें। नंबर 29, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज इन द शॉर्ट रन following a rise in the economy's rate of inflation caused by a demand side shock? What is demand side shock? Demand side shock means aggregate demand जो आपकी होती है वो गिरे या बढ़े वर्ल्ड अफेयर्स की वजह से। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब ये हुआ था डिस्ट्रॉय, तो पूरे वर्ल्ड में एग्रीगेट डिमांड कर्व्स लेफ्ट पे शिफ्ट हुए थे। तो सप्लाई शॉक्स, डिमांड शॉक्स आर फ्रॉम वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। वो कहते हैं क्यों इन्फ्लेशन रेट शॉर्ट रन में बढ़ेगा, किसी वर्ल्ड अफेयर की वजह से, डिमांड साइड शॉक की वजह से, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से। तो लेट्स सी व्हाट इज द रीजन इंक्रीज इन द शॉर्ट, सॉरी, डिमांड साइड शॉक है following a rise in economy's rate of inflation caused by a demand side shock, most likely to increase in the short run। हाँ, एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट हुई है, ठीक है। फॉलोइंग अ राइज इन इकोनॉमीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डिमांड साइड, हाँ एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट हुई है, महंगाई आई है, उसके रिजल्ट में क्या बढ़ेगा? आप लोग देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर मेरी बात को समझ गए। एग्रीगेट डिमांड कब बाहर शिफ्ट हुआ है, उसके रिजल्ट में इन्फ्लेशन आई है। इन्फ्लेशन आने से इन चारों में से कौन सी बात सही है, क्या बढ़ेगा, कौन सी बेटे? ए, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी इन्फ्लेशन की वजह से, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम में विड्रॉल आएगा और एग्रीगेट डिमांड भी गिरेगी। करंटली जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। बेटे समझ आ गया सबको या कोई कंफ्यूजन? ओके जी, नंबर 30, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज आउटपुट? ये मैं दे रहा हूं मेमुना को, बाकी प्लीज ना बोलिएगा। मेमुना, कौन सी पॉलिसीज हैं जिनसे आउटपुट बढ़ेगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। मेमुना, यू देयर बेटे? ओह आई डिडंट नो। मेरीन तारिक बेटे आप देखो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट मी शो यू अगेन। ओप्स, शुगर ऑप्शन नजर नहीं आई। ये कौन सा बेटे, दोबारा बताओ। सी, इंक्रीज बजट डेफिसिट यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज्यादा की है, टैक्सेस कम लिए, बजट में इजाफा किया है, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। परफेक्ट मेरा बेटा, सबको समझ आ गया। आसान क्वेश्चन थे, लेकिन मैक्रो का कुछ बच्चे अच्छा करना शुरू हो गए अभी से। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। उमर, जस्ट अ फीडबैक, आप कितना एक समझ रहे हैं इन क्वेश्चंस को, समझ आ रही थी कि नहीं? जी जी सर, समझ आ रही थी। एक्सीलेंट, थोड़ा पार्टिसिपेट करते। मोमिना, आपने तो किया भी है, लेकिन आपको टोटल प्रॉपर समझ आ रहा है? जी सर, मुझे समझ आ रहा है। ओके, वंडरफुल। सो लेट मी क्लोज दिस पेपर। अच्छा, आप लोग कहते हो तो एक और एमसीक्यू करा दूं आपको पेपर, या आप वही मई जून 19 का सेक्शन बी देखना चाह रहे हो? सर सेक्शन बी। सेक्शन बी पे चले जाते हैं, हाँ वो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी बात है। चले, लेट्स गो टू सेक्शन बी। मेरे पास सॉल्व पड़ा हुआ है और मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों के ग्रुप्स में मैंने ये सारी चीज़ें दिसंबर में भेजी हुई थी।
to start making use of it. Let us just quickly take it out. uh, where is the thingy? Yeah, is your WhatsApp group. Ravi, मीडिया से हम जल्दी से निकाल लेते हैं 2019 का पूरा सोल्यूशन आपके इस ग्रुप में मौजूद है, सेक्शन बी के दो क्वेश्चंस का। और डॉक्यूमेंट्स पे, और ये सब कुछ मैंने दिसंबर में भेजा था। अगर आप लोगों को दोबारा चाहिए तो मैं इकट्ठे करके दोबारा भेज देता हूँ। ये देखें, 313 एस रोड मैप, एस लेबर मार्केट नोट्स, इकोनॉमिक एफिशिएंसी नोट्स। नहीं, ये नीचे था शायद, आई थिंक या दिसंबर में कहीं था। ये देखिए, मई जून 19 वेरिएंट 42 कंज्यूमर बिहेवियर एंड एफिशिएंसी क्वेश्चंस। सो वी डू नॉट इवन नीड टू टेक आउट द पेपर। आप लोग अपनी आसानी के लिए देखना चाहो तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये देखो, you'll be pretty comfortable to see the first question, I think. Analyze how an individual consumer's demand curve for a product is derived and consider how this may be linked to its market demand. तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ लें, 12 मार्क का है। दो बातें पूछ रहा है। वो कहता है जी, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड कर्व कैसे निकलता है और फिर इसका मार्केट डिमांड के साथ कैसे लिंक बनाते हैं। 12 मार्क्स के लिए हमारे पास उसने खुली चॉइस छोड़ दी है। आप कार्डिनल अप्रोच लेना चाहें, गुड इनफ, ऑर्डिनल लेना चाहें, गुड इनफ। आई चोज कार्डिनल हेयर बिकॉज सेकंड वाला ऑटोमेटिकली इंडिफरेंस का उस पर क्वेश्चन था, बी पार्ट इसका, सो दैट्स व्हाई आई चोज कार्डिनल, इट्स इजियर। सबसे पहले की टर्म थी जी हमारे पास डिमांड कर्व। तो मैंने डिमांड को डिफाइन किया। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस पर पीरियड सेट्रेस वेरिएबल्स। डिमांड कर्व शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आप बनाना चाहो छोटा सा डिमांड कर्व बना दो यहाँ पे। लेट्स टेक cardinal approach of consumer behavior. It consists of two laws, LDMU, LEMU. Before deriving demand curve through cardinal laws, वही same कहानी। Let's understand a few key terms to be used later. Utility, marginal utility, total utility, सबको definitions आती हैं बेटे। आंसर में ये तीनों definitions आती हैं, मैं जल्दी से बोल दूं। आती है सर। गुड इनफ। इनके फॉर्मूलाज भी अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। एम यू का है TUN - TUN - 1 यूनिट्स, और TU का है MU1 + MU2 + MU3। जितनी गुड्स खाते जाओ खरीदते जाओ उसकी MU जमा करते जाओ। दो अजम्पशंस दे दें कार्डिनल अप्रोच की। कैन एनीबडी डू दैट? उमर आप बता सकते हैं कोई दो अजम्पशंस कार्डिनल अप्रोच की? उमर डियर, पहला पेज है ये आपके कोर्स का। सो यस, याद कर रहे हो कहीं से? याद कर रहे हो बिकॉज रिवाइज नहीं कर रहे हो। 3 दिनों में मॉक है। जी, एनीबडी एल्स? दो assumptions कार्डिनल अप्रोच की। सर के यूटिलोमीटर होता है जिससे हम ताकि टोटल यूटिलिटी हाँ, को मेजर कर सकें। मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, बस अब ये कहना, each consumer is equipped with a utilometer which can measure utility in whole units, cardinal units 1 2 3 10। ठीक है जी। दूसरी कौन सी assumption थी? रैशनल कंज्यूमर, मोर ओवर लेस, प्लस उसको अपनी इनकम का पता है, प्राइसेस का पता है, सब्सिट्यूट्स का पता है, फुल परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर इज एबल टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड ऐड देयर यूटिलिटी एज वेल। अब जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को हमने स्टार्ट किया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट्स विद कंटिन्यूअस कंजम्पशन MU for every next unit is less than the previous one consumed. It has a few assumptions as well, such as incomes, fashion, weather, taste, etc. does not change, and units of consumption are reasonable. There are no breaks in consumption. हमने 2-3 लाइनों में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बताया। फिर वो TU MU का रिलेशनशिप छोड़ो, सीधा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे जाओ।
कंज्यूमर क्या कंपेयर करता है इस लॉ के मुताबिक? सिंगल गुड का लॉ है ये। एम यू को मार्जिनल प्राइस से, अगर एम यू ज़्यादा है प्राइस से, उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू द कॉस्ट इज पेइंग, कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर एम यू कम है प्राइस से, कंजम्पशन गिरेगी। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ है? जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है। एम यू कर्व लगाएं, प्राइस यूटिलिटी लेफ्ट पे लेबल, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लेबल। रीजनल प्राइस वाज पी जीरो, वहाँ पे इक्विलिब्रियम था ए, यानी एम यू इज इक्वल टू पी, पहला इक्विलिब्रियम हमारा। अब प्राइस गिरी गुड की, पी वन पे गई, तो देखो जहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी उस इलाके में प्राइस से ज़्यादा हुई, कंज्यूमर ने कंजम्पशन क्यू जीरो से क्यू वन बढ़ाई, पी पॉइंट पे दोबारा एम यू प्राइस के बराबर है। तो बिटवीन पॉइंट ए टू बी इज इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व, as seen consumer increases consumption from Q0 to Q1 when price fell from P0 to P1 as his MU is greater than price. At point A and B, he is in equilibrium between points A and B is an individual's downward sloping demand curve. मार्केट डिमांड कर्व से बाद में लिंक करेंगे। एलडीएमयू की अब हम वीकनेस बता देते हैं। इट्स जस्ट अ सिंगल गुड मॉडल एंड फॉर मल्टीपल गुड्स वी यूज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी टू डिराइव इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब लॉ ऑफ इक्वी पे ही मेन स्कोर मिलता है, उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। The law states that consumer is in equilibrium when he spends his limited income on goods with given prices in such a way that MU from the last unit of money spent on all goods is equal. और वो कैसे ढूंढता है? आपने ये इक्वेशन बतानी है। MU of good X divided by price of good X should be equal to MU of good Y over price of good Y up to nth number of goods। ये दो का नहीं, अनलिमिटेड गुड्स का मॉडल है। फिर आपने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देनी है, बेशक इसी को याद कर लो। गुड एक्स से हमें 20 एम मिल रही थी, वाई से 30, प्राइसेस वर 2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। जब हमने एम पर डॉलर निकाला, एम को प्राइस से डिवाइड करके, एक्स से 10 और वाई से सिर्फ 6 पर डॉलर मिल रहा है। So as seen in the table, MU per dollar of X is greater than Y. Consumer will buy more of X and less of Y. Rational consumer है। According to LDMU, MU of X will fall due to more consumption and MU of Y will rise due to less consumption. Consumer will keep switching between the two goods. Expenditure अपना switch करता रहेगा हत्ता कि MU per dollar दोनों goods से उसको same मिले। अब इसी का ग्राफ बनाएंगे। देखो ऊपर मैंने गुड एक्स लिख दिया है, यूटिलिटी एंड प्राइस वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे। प्राइस जब पी जीरो थी एक्स की, ए पॉइंट पे हम अज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था, एम यू ऑफ एक्स जीरो ओवर प्राइस ऑफ एक्स जीरो वाज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई जीरो ओवर प्राइस ऑफ वाई जीरो। जब एक्स की प्राइस पी वन पे आई, सस्ती हुई, तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन के मुताबिक उसकी एम यू पर डॉलर बढ़ी एक्स सी, उसने एक्स को ज़्यादा खरीदा क्यू जीरो से क्यू वन, उसके रिजल्ट में, और वाई को कम खरीदा, उसके रिजल्ट में एक्स की एम यू गिरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के मुताबिक, और वाई की बड़ी कम कंजम्पशन की वजह से। बी पॉइंट पे फिर इक्विलिब्रियम है, लेबल्स देख लो, हर जगह आपने वन लिखना है, सिर्फ प्राइस ऑफ वाई चेंज नहीं की हमने, एक्स की थी तो उसको जीरो लिखना है। ये हम प्रॉपर बार बार कर चुके हैं। यू नीड मोर रिट्रेशन, ये सबको क्लियर हो रही है? बच्चों बता दो, थोड़ी रिट्रेशन चाहिए, ये सबको क्लियर है? सर क्लियर है। गुड इनफ। अब जी ये सब करने के बाद बिटवीन ए टू बी, पॉइंट ए टू बी इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स गिव्स अस मार्केट डिमांड कर्व। दो लोगों के, मिस्टर ए एंड बी के, हमने डिमांड कर्व्स लगाए, दो प्राइसेस दी 5 एंड 4। जब उनको हॉरिजॉन्टली ऐड किया, $5 पे मिस्टर ए वाज बाइंग 10 यूनिट्स एंड बी वाज बाइंग 20, जमा करके 30 मार्केट डिमांड हो गई हॉरिजॉन्टली। पॉइंट ए पे एक्स्ट्रापोलेट किया हमने, 4 पे मिस्टर ए वाज बाइंग 15, बी वाज बाइंग 25, जमा किया तो दूसरा पॉइंट बी मिला 40 पे। ए टू बी हमने ज्वाइन किए, मार्केट डिमांड कब निकल आया। दो लिमिटेशंस बता दो, वही जो assumptions हैं, कंज्यूमर्स आर नॉट रैशनल, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, इम्पल्स बाइंग एटसेट्रा। परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती उनके पास, साथ में यूटिलिटी मेजर करना होल नंबर्स में इज नॉट पॉसिबल। हमें आइडिया होता है बट क्लियरली नहीं। दूसरा पार्ट देखो, use indifference curve analysis to distinguish between the effect of an increase in income on a consumer's demand for a normal good and an inferior good। प्लीज याद रखिएगा, इनकम चेंज वाले केस में हमने इनकम कंजम्पशन कर्व्स यूज करने। सेम ओल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच जी। इंडिफरेंस कर्व्स वाज योर मेन की टर्म। उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल इन्फीरियर गुड को, उस टाइम पे आके डिफाइन कर देंगे। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, अ कर्व दैट शोज
all possible combinations of two goods where consumer gets the same total utility, hence is indifferent between them. लिखना चाहो तो लिख देना, slope of indifference curve is mu of x over mu of y, जबकि दो प्रॉपर्टीज दे दें, जितना ये ओरिजिन से दूर उतना यूटिलिटी का लेवल ज़्यादा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ अ डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, बैकवर्ड बेंडिंग है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये आपको आनी चाहिए अब. But we also need a budget line to find consumer equilibrium in ordinal approach. Budget line shows all possible combinations of two goods a consumer can buy in his limited income and given prices of goods. मैंने बता दिया इंडिफरेंस कर्व की स्लोप mu of y over mu of x है एंड बजट लाइन की प्राइस ऑफ y over प्राइस ऑफ x. लेट्स सी हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इन फिगर 1. यहाँ आपके 4 मार्क्स नॉलेज के कंप्लीट. अगर बी पार्ट होता उसमें दोबारा इंडिफरेंस कर्व क्वेश्चन होता, दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल गुड को डिफाइन किया, पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ, जब इनकम्स बढ़ती हैं तो डिमांड उनकी बढ़ती है एंड वाइस वर्सा. लेट अस सी द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल गुड एक्स एंड वाई टू अराइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. ओरिजिनल बजट लाइन ए बी थी, ओरिजिनल डिफरेंस कर्व वाई सी जीरो से टेंजेंट थी, जहां ई जीरो इक्विलिब्रियम था, वाई जीरो एक्स जीरो कॉम्बिनेशन हम खरीद रहे थे. इनकम बढ़ने से बजट लाइन पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हुई सी डी पे. नया इक्विलिब्रियम जान के हमने ऐसी जगह लगाया आई सी वन का ई वन, कि y भी ज़्यादा खरीद रहे हैं और x भी ज़्यादा, प्रूव हुआ दोनों गुड्स नॉर्मल हैं. जब दोनों इक्विलिब्रियम्स में से एक एरो निकाला, इनकम कंजम्पशन कर्व, ठीक है, which is a curve that goes through points of tangency या equilibriums between budget lines and indifference curves, ये upward slope कर रहा है, suggesting both goods are normal. ये उसकी explanation. बच्चों समझ आ गया? ये थोड़ा सा और बता दें मुझे. प्राइस चेंज में एक गुड की हम पिवटल शिफ्ट करते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन उस पे होते हैं. ये बहुत आसान है. इंफीरियर गुड का नेगेटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ, इनकम बढ़ी उनकी डिमांड बढ़ गिरती है, लोग उनसे स्विच अवे कर जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स. तो सेकंड हैंड क्लोथिंग, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स वगैरह, जैसे एएस में भी पढ़ा था. फिगर 2 शो कर रहा है एक्स इंफीरियर गुड है और वाई नॉर्मल है. इसमें गिवन गुड हम नहीं करते इनकम वालों में. लेट्स सी हाउ राइज इन इनकम अफेक्ट्स कंजम्पशन ऑफ इंफीरियर गुड्स. जिसको अपने नॉर्मल बनाना है, नया इंडिफरेंस कर्व आई सी वन उस साइड पे लगा दो. देखो y जीरो से y1 पे हम गए हैं और x जीरो से x1, x को कम कंज्यूम कर रहे हैं हम इनकम बढ़ने के बाद और y को ज़्यादा. ICC बैकवर्ड बेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ, बैकवर्ड स्लोप कर रहा है बिकॉज ऑफ y being normal and x being inferior. ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. एनी कंफ्यूजन बच्चों? नथिंग, ऑल गुड. Yes, sir. ओके, कोई बच्चा मौजूद भी है, ये सब चले गए हैं? अच्छा, मौजूद है. राइट. सो अब थोड़ा सा देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन से. मैं शक्ल दिखा रहा हूँ, आप लोग ये बहुत दफ़ा कर चुके हो. थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने ये पार्ट करवा दिया था. अब ये देखो एफिशिएंसी के डिफरेंट क्वेश्चन वो कैसे बनाता है. बात वही होती है. वो कहता है जी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पोल्यूशन क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी. पोल्यूशन से इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ता है, उनका रिलेशनशिप क्या है. सिंपली इकोनॉमिक एफिशिएंसी की टर्म है. पोल्यूशन को थोड़ा सा हमने शुरू में बता दिया. इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टीज and causes a market failure which leads to over allocation of resources, that is allocative inefficiency. ये कौन सा market failure है? External costs ignore हो रही हैं free market में. Private costs सिर्फ हम देखते हैं, private producers and consumers, external ignore हो जाती हैं. बेटे ये बात समझ आ गई कैसे लिंक बना है? वेदा के अलावा भी कोई बता दे मुझे. सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Good, good, good. To establish relationship between pollution and efficiency, we need to understand the concept of economic efficiency. डिफाइन करें एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, डायनामिक, परेटो, सब बताना है. वंस अगेन आई एम गोइंग थ्रू द ड्रिल. फिर आपको बता रहा हूँ डिफाइन कैसे करना है. इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अ सिचुएशन वेयर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड at the lowest possible cost using least inputs, called productive efficiency. The output produced reflects consumer preferences throughout all markets, reflects allocative efficiency. When allocative efficiency is achieved, a situation called Pareto optimality develops, when no one can be made better off without making someone else worse off. Another form of efficiency is dynamic efficiency, when firms reinvest in research and development to come up with innovation
ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस वगैरह एंड आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जी यहाँ पे अगर आपको लगता है टाइम है तो एफिशिएंसी को थोड़ा सा और बता दें। एक्स टेक्निकल एमएससी एमएसबी क्राइटेरिया प्रोडक्टिव एलोकेटिव को जल्दी से दो ग्राफ्स के थ्रू करा दें, लेकिन अगर आपको लगता है टाइम इतना नहीं है तो मूव ऑन। फ्री मार्केट सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट कंसिडर करती है, एक्सटर्नल कॉस्ट सच एज पोल्यूशन को इग्नोर करती है। Therefore, too many scarce resources are being allocated to production of harmful third-party impact. Here, the resources are inefficiently being allocated, and the product is overproduced and consumed. Simple graph G सप्लाई कर्व प्राइवेट कॉस्ट कर्व था, लेकिन इसमें एक्सटर्नल कॉस्ट शामिल नहीं थी, तो सोशल कॉस्ट कर्व नहीं था। डिमांड कर्व अलबत्ता हमने एक्सटर्नल बेनिफिट्स की बात यहाँ नहीं करनी, तो वो प्राइवेट बेनिफिट सोशल बेनिफिट दोनों था। तो जहाँ फ्री मार्केट प्राइस कॉस्ट बेनिफिट लेबल है, क्वांटिटी लेबल है, फ्री मार्केट जहाँ इक्विलिब्रियम में थी, ई मार्केट क्यू मार्केट हमारी आउटपुट थी। टू मेनी स्कार्स रिसोर्सेज वर बीइंग एलोकेटेड क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट इग्नोर हो रही थी। अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर दी जाए प्राइवेट कॉस्ट में तो वो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व कॉस्ट बढ़ने से। अब वो प्राइवेट कॉस्ट भी और सोशल कॉस्ट कर्व भी बन गया है, ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम आ गया। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ई मार्केट एंड S1 इज मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। नीचे देख लें, ओवर एलोकेशन ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल बेनिफिट्स, उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। बेटे कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आ रही हो? एक बार पढ़ देता हूँ जी। As seen in the figure, free market was producing quantity Q market. If we add external cost to private costs, supply curve will shift to S1, where MPC is equal to MSC at optimum level for society. But from Q market to Q1 is the over allocation of resources. This is causing allocative inefficiency. Hence, economic efficiency is not achieved when pollution exists. Therefore, government intervention becomes desirable. जी मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन? एक मार्केट फेलियर को उसने अलग से आपको बोल दिया एक सेक्शन में कि मुझे बताएं इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्या लिंक है। सिंपली इकोनॉमिक एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। 6 अक्टूबर नवंबर 20 का पेपर था। चलें, मैंने समझा मई जून 19 का ये भी। चलें, कोई बात नहीं, फिर भी रिवीजन हो रही है आपकी। और आखिरी क्वेश्चन देख लें, इसका बी पार्ट। वो कह रहा है जी, यूजिंग डायग्राम्स, अब डायग्राम बनाने मस्ट है। Discuss whether the policies employed by the government to reduce allocative inefficiency are always effective. अब कोई डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं, आप पहले में एफिशिएंसी को अच्छी तरह बता चुके हो। मार्क स्कीम कहती है जी, एनी थ्री पॉलिसीज डायग्राम्स एंड इवैल्यूएशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दे, मैंने बहुत ब्रीफ सा यहाँ पे करवाया है। इन केस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड डीमेरिट गुड्स, briefly explain the market failure. External costs are harmful effects on third parties, such as pollution, congestion, noise, etc. In such cases, society feels too many scarce resources are being allocated towards production of such output. This is causing harmful effects on third parties because private sector ignores external cost, ओवर प्रोड्यूस्ड ओवर कंज्यूम्ड हो रही होती है चीज़। तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए, कितना? जितना मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है। वही सेम ग्राफ है जी। मैंने इस बार मार्जिनल की जगह खाली प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट लिख दिया, खाली सोशल बेनिफिट लिख दिया डिमांड को। एमईसी ऐड किया गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के, इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम पे आ गया। रिड्यूस्ड ओवर एलोकेशन जो हो रही थी वो हमने कर ली, लेकिन अब इसके यहीं पे हम डीमेरिट्स कर देते हैं। मैंने किए हुए हैं नीचे शायद, नहीं, मैं अब जल्दी से करवाता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस के हक में पहले क्या बोलेंगे, उन्होंने एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड की प्राइवेट कॉस्ट में, सोशली ऑप्टिमम लेवल पे लाए आउटपुट को। क्योंकि कॉस्ट बड़ी थी, प्राइस बड़ी थी, हमने एक्सटर्नैलिटीज को इंटरनलाइज करा दिया, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स पे डाल दिया थर्ड पार्टीज की जगह पे। उससे रिसोर्स एलोकेशन मार्केट फेलियर कम हुआ, रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव हुई। लेकिन एमईसी को, मार्जिन एक्सटर्नल कॉस्ट को क्वांटिफाई करना न्यूमेरिकली मनी वैल्यू में बहुत ही मुश्किल काम है, गेस्टिमेट्स हैं। तो अक्सर गवर्नमेंट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ओवर या अंडर टैक्सेशन करती है और गवर्नमेंट फेलियर हो जाता है इंस्टेड ऑफ मार्केट फेलियर। फिर जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव हैं, इनकम गैप्स बढ़ाते हैं। डिमांड अगर इनइलास्टिक हो किसी गुड की तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने इफेक्टिव नहीं होते। सेकेंड जी पॉलिसी हमने ली, इन केस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट्स और अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स। थोड़ा सा मार्केट फेलियर को एक्सप्लेन कर दें। आई नो यू ऑल टायर्ड, मैं जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। हम बताएंगे जी, एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर good effects on third parties as a result of economic activity.
सच एज जॉब क्रिएशन, बिजनेस एक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाती है और बिजनेस आ जाते हैं, इलाके की प्राइसेस बढ़ जाती हैं. All of these are ignored by private sector because they only considered private benefits like revenue and profit and utility. Hence, these goods are underproduced and underconsumed. Society would want more of such production, which creates external benefit. Merit goods are, आपको अच्छी तरह पता है. Shall I leave merit goods? सबको पता है ना इसका मार्केट फेलियर. हेलो. जी सर। हाँ ठीक है. बस अब सब्सिडी दे के प्राइवेट कॉस्ट को सोशल कॉस्ट में कन्वर्ट करें. देखिए आउटपुट बढ़ गई, अंडर एलोकेशन हमने रिमूव की, लेकिन सब्सिडीज के रिजल्ट में एमईबी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. कितना एक्सटर्नल बेनिफिट था उसको क्वांटिफाई करने के लिए गैस लगाने पड़ते हैं, वो इनएक्यूरेट होते हैं. सब्सिडीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कॉस्ट पड़ती है गवर्नमेंट को. समटाइम्स इन इलास्टिक डिमांड हो तो सब्सिडीज इतनी इफेक्टिव नहीं होती कंजम्पशन बढ़ाने में. नैच थ्योरी तीसरी मैंने ले ली. नैच थ्योरी क्या है जी? री इन्फोर्समेंट ऑफ अ पॉजिटिव आइडिया थ्रू परसुएशन. ठीक है, एक ही बात बार बार कहो. जैसे मैं रोज आप लोगों को कहता हूँ बेटे अब रिवाइज करो, हो सकता है किसी वक्त वो नच हिट कर जाए. बेनिफिट्स क्या हैं जी? इन्फॉर्मेशन फेलियर रिड्यूस होता है, जो मेन प्रॉब्लम है मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स के केस में, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के केस में. इतने ब्लंट नहीं है जितने टैक्सेस एंड लॉज हैं, जरा सटल सा प्यार से करने वाला तरीका है. प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? अक्सर ये नजेस इग्नोर हो जाते हैं, ढीठ लोग नहीं मानते, और सिर्फ लॉन्ग रन में जाके बेनिफिट आता है, जबकि इस पे कॉस्टली बहुत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इवैल्यूएशन. गवर्नमेंट कैन यूज वेरियस पॉलिसीज एज डिस्कस्ड अबव, indirect taxes, subsidies, nudge theory, etc. But there is no guarantee of success because government also lacks information and may over or under tax and subsidize, may not design very good nudge campaigns. Yes, government intervention does reduce market failure, but may not always improve resource allocation if government was unable to identify external benefits and cost properly. अच्छा समझ आ गया? वही एफिशिएंसी का चैप्टर डिफरेंट तरीकों से टेस्ट हो रहा है. एनी क्वेश्चंस बच्चों बिफोर आई क्लोज द क्लास? उमर, मोमिना, मेरीन, एनीवन, रिदा? नो सर, क्लियर है। ओके जी, मैं बंद कर रहा हूँ.